कहानी की शुरुआत में हमें शॉन एंडरसन को दिखाया जाता है जो एक सैटेलाइट फैसिलिटी में घुस गया था, जिस वजह से पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। शॉन अपनी बाइक की मदद से पुलिस से दूर भागने की कोशिश करता है, पर उसकी बाइक स्विमिंग पूल में गिर जाती है, जिससे पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। ऑफिसर शॉन के सौतेले बाप हैंक को वहां बुलाकर सारी चीजें बताते हैं। हैंक पुलिस से माफी मांगकर शॉन को घर ले जाता है। शॉन की मॉम लिज उससे पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम एक सैटेलाइट फैसिलिटी में क्यों गए। अगर हैंक नहीं होता तो आज तुम जुवेनाइल जेल में होते। शॉन उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। हैंक उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शॉन हैंक को जरा भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। शॉन के पास एक मोर्स कोड आता है जो उसे रेडियो सिग्नल की मदद से मिला था, और उसी मोर्स कोड का पता लगाने के लिए वो सैटेलाइट फैसिलिटी में गया होता है। शॉन उस मोर्स कोड को समझ नहीं पाया, इसीलिए वो अपनी बुक्स की मदद से कोड को सुलझाने लगता है। अगली सुबह हैंक शॉन के रूम में आता है। मोर्स कोड को देखकर हैंक उसमें लिखी चीजें समझ जाता है। यह देखकर शॉन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कुछ समय पहले मुझे रेडियो सिग्नल पर यह वर्ड बार बार सुनाई दे रहे थे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह कोई खास सिग्नल है जिसके बारे में मुझे पता लगाना होगा। हैंक मोर्स कोड को पूरी तरह से सॉल्व कर देता है। शॉन हैंक को राइटर जूल्स वर्न की मिस्टीरियस आइलैंड बुक, रॉबर्ट लुइस स्टीवंस की ट्रेजर आइलैंड बुक और जोनाथन स्विफ्ट की आइलैंड बुक दिखाता है। तीनों बुक्स के पीछे मिस्टीरियस आइलैंड के मैप्स थे, पर तीनों मैप अलग थे, जिन्हें देखकर शॉन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हर बुक में अलग अलग मैप है, तो आखिरकार अब हम उस आइलैंड का पता कैसे लगाएंगे। हैंक नेवी में काम करता था। वो तीनों मैप्स को जोड़कर देखता है, जिससे उन्हें मिस्टीरियस आइलैंड की असली लोकेशन मिल जाती है, जो पलाव के साउथ पैसिफिक ओशन में था। शॉन मिस्टीरियस आइलैंड जाने के लिए अपना बैग पैक करने लगता है, मगर हैंक उसे नहीं जाने देता। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मिस्टीरियस आइलैंड से बहुत लगाव है, पर तुम इस तरह किसी भी रेडियो सिग्नल को देखकर एक अनजान आइलैंड को ढूंढने नहीं जा सकते। शॉन कहता है कि वो रेडियो सिग्नल किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे दादाजी अलेक्जेंडर एडरसन ने भेजा था। उन्होंने उस आइलैंड को ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वो काफी वक्त से गायब थे और मुझे लगता है कि अब उन्हें वो आइलैंड मिल चुका है। वो जरूर किसी मुसीबत में होंगे, इसीलिए उन्होंने ये सिग्नल भेजा। मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। अगर मैंने वहां पहुंचने में देर कर दी तो मुझे डर है कि दादाजी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसीलिए अब तुम कुछ भी कर लो, पर मैं उनके पास जाकर रहूंगा। हैंक कहता है कि भले ये सिग्नल तुम्हारे दादाजी ने भेजा है, पर मैं तुम्हें इस तरह अकेले दूसरे देश में नहीं जाने दे सकता। तुम अभी भी एक 17 साल के बच्चे हो। हमें ये भी नहीं पता कि वो आइलैंड असली भी है या नहीं। शॉन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मॉम को खुश रखना चाहते हो और मुझे इस चीज की खुशी है, पर यह मिस्टीरियस आइलैंड मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तुम मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकते। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। हैंक लीच को सारी बातें बताकर कहता है कि हमें शॉन को इस ट्रिप पर जाने देना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिसे वो समझ सके। मैंने जिंदगी में पहली बार शॉन के साथ इतना वक्त बिताया, मगर फिर भी वो मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद शॉन के साथ पलाव जाऊंगा। हम दोनों जानते हैं कि वहाँ कोई मिस्टीरियस आइलैंड नहीं है, और जब शॉन को ये चीज पता चलेगी वो उदास होकर वापस घर आ जाएगा। लिज इसके लिए मान जाती है। हैंक शॉन को लेकर पलाव चला जाता है। शॉन एक टूरिस्ट गाइड को मिस्टीरियस आइलैंड का मैप दिखाकर वहाँ चलने के लिए कहता है, मगर गाइड उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उस जगह पर कोई आइलैंड नहीं है, वहाँ हमेशा तूफान रहता है, बहुत सारी बोट्स वहाँ डूब चुकी है। शॉन कहता है कि अगर तुम हमें उस जगह पर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा, पर फिर भी गाइड उसे मना कर देता है। दूसरा टूरिस्ट गाइड गबाटो $1000 के बारे में सुन लेता है। वो शॉन के पास जाकर उसे आइलैंड पर ले जाने के लिए मान जाता है। गबाटो उन्हें अपने हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाता है, जिसे देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर की
हालत काफी खराब थी। हैंक शॉन को हेलीकॉप्टर में जाने से मना करता है, लेकिन गवाटो की बेटी कलानी को देखकर शॉन को उससे प्यार हो जाता है। वो उसे हेलीकॉप्टर में जाने के लिए कहता है, पर मिस्टीरियस आइलैंड का मैप देखकर कलानी वहां जाने से मना कर देती है। गवाटो से समझाता है कि ये दोनों 1000 अमेरिकन डॉलर देने के लिए तैयार है। अगर हम इन्हें उस जगह ले गए तो तुम कॉलेज जा सकती हो। कलानी हैंक से कहती है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो वो समुद्र की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, इसीलिए हम 3000 डॉलर लेंगे। हैंक हेलीकॉप्टर में नहीं जाना चाहता था, पर शॉन जिद करने लगता है, इसीलिए हैंक ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाता है। चारों हेलीकॉप्टर में बैठकर मिस्टीरियस आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ वक्त बाद में वो आइलैंड की लोकेशन के करीब पहुंच जाते हैं, मगर वहां समुद्री तूफान था। गवाटो हेलीकॉप्टर को तूफान के अंदर ले जाता है। तूफान की दूसरी तरफ लेवल 5 हरिकेन था, जिसे देखकर हैंक और बाकी सब घबरा जाते हैं, मगर शॉन फिर भी आगे बढ़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि बुक के हिसाब से हमें हरिकेन के अंदर जाना होगा और हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। हैंक शॉन की बात नहीं सुनता। वो गवाटो को वहां चलने के लिए कहता है, पर हरिकेन के एयर प्रेशर की वजह से हेलीकॉप्टर गवाटो के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अचानक हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर हरिकेन के बीच में क्रैश हो जाता है। जब शॉन और उसके साथियों को होश आता है तो मिस्टीरियस आइलैंड पर होते हैं। शॉन को बीच पर एक केव मिलती है, जिसकी मदद से वो आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। आइलैंड को देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वहां उन्हें छोटे छोटे एलिफेंट्स और जायंट बटरफ्लाइज मिलती है, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाते हैं। शॉन कहता है कि जूल्स वर्न ने अपनी बुक में बताया था कि मिस्टीरियस आइलैंड पर छोटे एनिमल बड़े बन जाते हैं और बड़े एनिमल छोटे हो जाते हैं। पर खैर, अभी हमें इन सब चीज़ों को भूलकर मेरे दादाजी को ढूंढना होगा, ताकि हम उनका रेडियो यूज़ करके मदद के लिए किसी को वहाँ बुला सके। यह बात सुनकर सब आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें बहुत बड़े बड़े एग्स मिलते हैं और उनके पास एक जायंट लिजार्ड सो रही थी। उसे देखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर एक एक टूटने से गवाटो उसके अंदर गिर जाता है, जिस वजह से लिजार्ड जाग जाती है और उन पर हमला करने लगती है। शॉन और उसके साथी जंगल की तरफ जाते हैं, पर लिजार्ड उनके सामने आ जाती है। हैंक उसे पंच मारकर भगाने की कोशिश करता है, पर इससे लिजार्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी अलेक्जेंडर वहां जाते हैं। वो वुड ट्रैप की मदद से लिजार्ड पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से लिजार्ड बेहोश हो जाती है। अपने दादाजी को देखकर शॉन खुश हो जाता है। अलेक्जेंडर उन्हें अपने ट्री हाउस में लेकर जाते हैं, जो उन्होंने बोर्ड के हिस्सों से बनाया था। ट्री हाउस को देखकर वो सब खुश होते हैं। कलानी पूछती है कि अगर आपके पास रेडियो है तो हम पलाओ सिग्नल भेजकर किसी को मदद के लिए यहाँ बुला सकते हैं। अलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से कभी भी रेडियो सिग्नल नहीं भेज सकती। हमें सैटेलाइट के एक पोजीशन में आने का इंतजार करना होगा और इसमें कम से कम 2 हफ्तों का वक्त लगेगा। यह बात सुनकर कलानी निराश हो जाती है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि कल मैं तुम सबको एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर जाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अगली सुबह अलेक्जेंडर उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त शॉन कलानी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर कलानी शॉन को जरा भी भाव नहीं देती। कुछ वक्त में वो सब एक वीरान सिटी में पहुंच जाते हैं। आसमान की चीजें और जमीन पर बने निशानों को देखकर शॉन और हैंक को पता चल जाता है कि वो अटलांटिस सिटी है। हैंक पूछता है कि मैंने सुना था कि अटलांटिस सिटी समुद्र के अंदर है, तो आखिरकार ये पानी के ऊपर कैसे आ गई। अलेक्जेंडर शॉन को बताते हैं कि जब जूल्स वर्न ने 140 साल पहले अपनी बुक में अटलांटिस सिटी के बारे में लिखा था और उस वक्त यह समुद्र के अंदर थी, पर 140 साल बाद सिटी कुछ वक्त के लिए पानी से बाहर निकल जाती थी। मैं पिछले 30 सालों से इस जगह को ढूंढ रहा था और मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि हम दोनों साथ मिलकर इस जगह को ढूंढेंगे, पर अफसोस की बात है कि वो हमारे साथ नहीं है। मगर अब मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं, क्योंकि तुम खुद यहाँ आ चुके हो। मैं हमेशा से चाहता था कि दूसरा एंडरसन भी इस जगह को देखे और आज मेरा सपना पूरा हो गया। 2 हफ्तों बाद हम इस जगह से निकलकर सब लोगों को अटलांटिस सिटी के बारे में बताएंगे। इस जगह को ढूंढने के लिए एंडरसन फैमिली को इज्जत और फेम मिलेगा। हैंक आसपास की जगह देखने लगता है और वहाँ उसे सोल्ट वाटर मिलता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और अपने साथियों को बताता है कि कुछ ही वक्त में यह आइलैंड दोबारा पानी के अंदर जाने वाला है। अलेक्जेंडर को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं पिछले 14 सालों से इस जगह पर
रह रहा हूँ और मैंने सारी रिसर्च की है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह आइलैंड नहीं डूबेगा। हैंक उन्हें सॉल्ट वाटर और बाकी चीज़ों के बारे में बताता है, जिन्हें देखकर शॉन को भी यकीन हो जाता है कि आइलैंड डूबने वाला है। आइलैंड डूबने के बारे में सुनकर कलानी और गवाटो घबरा जाते हैं। शॉन कहता है कि जूल्स वर्न ने अपनी बुक में कैप्टन नीमो की नोटिलस सबमरीन के बारे में लिखा था। हम उसका यूज करके हरिकेन के नीचे से होकर पलाव पहुंच सकते हैं। एलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि जूल्स वर्न ने लिखा था कि नोटिलस सबमरीन इसी आइलैंड में छिपी हुई है और इसके बारे में हमें कैप्टन नीमो की कब्र से पता चलेगा। ये बातें करते हुए वो सब कैप्टन नीमो की टॉम के पास पहुंच जाते हैं। कलानी टॉम के अंदर जाती है। वहाँ उसे कैप्टन नीमो की डेड बॉडी मिलती है और उसके हाथ में एक बुक थी। कलानी कैप्टन नीमो के हाथ से बुक ले लेती है। उसके बुक लेते ही टॉम के ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, मगर कलानी टॉम के गिरने से पहले बाहर निकल जाती है। बुक देखकर हैंक चौंक जाता है। वो कहता है कि इन शब्दों को देखकर लग रहा है कि यह संस्कृत है। एलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम गलत समझ रहे हो। कैप्टन नीमो इंडियन था और ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि नोटिलस सबमरीन पोसाइडन क्लिफ के नीचे है। मुझे एक रास्ता पता है जिसकी मदद से हम जल्दी वहां पहुंच सकते हैं, पर वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हैंक कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हम लेट हो गए तो इस आइलैंड पर डूबकर मारे जाएंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि हम खतरनाक रास्तों को पार करके नोटिलस सबमरीन तक पहुंच जाएं। ये बात सुनकर एलेक्जेंडर उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। वो माउंटेन पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अचानक आइलैंड के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर होने लगती है, जिसकी वजह से वोल्केनो फटना शुरू हो जाता है और आसमान से गोल्डन एश यानी सोने की राख बरसने लगती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एलेक्जेंडर बताते हैं कि वो एक गोल्डन वोल्केनो है जो पूरी तरह से सोने से भरी हुई है। उसके ब्लास्ट होने पर सोने की राख बरसती है। ये बात सुनकर शॉन खुश हो जाता है। वो गोल्डन वोल्केनो की तरफ जाने लगता है, पर हैंक उसे मना कर देता है। एलेक्जेंडर हैंक से कहते हैं कि तुम शॉन के डेड नहीं हो, इसीलिए तुम उसे नहीं बता सकते कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हैंक कहता है कि शॉन आपका पोता है, पर फिर भी आप उसे ऐसी खतरनाक जगह पर जाने के लिए कह रहे हैं, जबकि कुछ ही वक्त में ये आइलैंड पूरी तरह से डूबने वाला है। आप कुछ भी कहो, पर मैं इसे गोल्डन वोल्केनो के पास नहीं जाने दूंगा। इससे शॉन नाराज हो जाता है। कलानी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर शॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और नाराज होकर आगे बढ़ जाता है। कुछ वक्त बाद वो एक माउंटेन के सामने पहुंच जाते हैं। हैंक एलेक्जेंडर से कहता है कि मुझे लगता है कि आपका कंपास पूरी तरह से खराब है। हमें उस माउंटेन के ऊपर पहुंचना था, पर हम यहाँ नीचे हैं। आखिरकार अब हम ऊपर कैसे जाएंगे? एलेक्जेंडर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वो एक जायंट बी पर बैठकर उड़ने लगते हैं। हैंक एलेक्जेंडर को नीचे उतरने के लिए कहता है, एलेक्जेंडर नीचे उतरो। मगर इतने वक्त में शॉन भी कलानी के साथ जायंट बी पर बैठ जाता है। हैंक के पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वो गवाटो के साथ जायंट बी पर बैठकर माउंटेन की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी कुछ जायंट बर्ड्स वहां जाती है। वो उन बी को खाने के लिए उन पर हमला करती है। उनसे बचने के लिए शॉन और उसके साथी सब अलग अलग हो जाते हैं। हैंक और एलेक्जेंडर बीच को तेजी से एक दूसरे की तरफ लेकर आते हैं और सामने से हट जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों बर्ड्स एक दूसरे से टकराकर बेहोश हो जाती है। बर्ड्स से बचते हुए कलानी बीच से नीचे गिर जाती है, पर शॉन उसे बचा लेता है। वो कलानी को नीचे उतारकर बर्ड को अपने पीछे बुलाकर उसे स्पाइडर के जाल में फंसा देता है, पर वो खुद भी बीच से नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। हैंक और एलेक्जेंडर शॉन को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। रात को वो आग जलाकर एक जगह रुक जाते हैं। शॉन के पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो एलेक्जेंडर हैंक को शॉन के लिए गाना गाने के लिए कहते हैं। हैंक गवाटो का उकीलीकी गिटार बजाने लगता है और शॉन के लिए गाना गाता है, जिससे शॉन और एलेक्जेंडर काफी खुश होते हैं। एलेक्जेंडर पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इतना अच्छा गिटार बजाना कहाँ से सीखा? हैंक बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे डैड मेरे लिए गाना गाकर गिटार बजाते थे और उन्होंने ही मुझे गिटार बजाना सिखाया। एलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम्हारे बारे में सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे डैड काफी अच्छे इंसान होंगे। इस आइलैंड से बाहर निकलने के बाद मैं उनके साथ बैठकर ड्रिंक जरूर पीऊंगा। हैंक कहता है कि अफसोस की बात है
है कि आप उनके साथ ड्रिंक नहीं कर पाएंगे। जब मैं 8 साल का था उस वक्त मेरे डैड मुझे छोड़कर कहीं चले गए, उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। ये बात सुनकर शॉन और अलेक्जेंडर निराश हो जाते हैं। कलानी और गबाटो पानी लेने के लिए रिवर के पास आते हैं। गबाटो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें शॉन पसंद है, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा अजीब है, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। कलानी कहती है कि मैं शॉन को पसंद नहीं करती और मेरे पसंद करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर इस आइलैंड से जिंदा निकल गए तो शॉन वापस अमेरिका चला जाएगा और अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करेगा, जबकि मुझे वापस छोटे से पलाव में जाना होगा। गबाटो कहता है कि अगर तुम सच में कॉलेज जाना चाहो तो किसी भी वक्त जा सकती हो, तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कलानी पूछती है कि अगर मैं कॉलेज चली गई तो आखिरकार काम में आपकी हेल्प कौन करेगा, आप अकेले इन सब चीजों को कैसे एडजस्ट करोगे? इसके साथ हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कॉलेज जा सकूं। ये बात सुनकर गबाटो को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कॉलेज जाना चाहती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कॉलेज भेज कर रहूंगा। ये सब बातें करने के बाद दोनों अपने साथियों के पास जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शान की नींद खुलती है तो वो देखता है कि आइलैंड पर वाटर लेवल काफी हद तक बढ़ चुका है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि आइलैंड तेजी से डूब रहा है और अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटों का वक्त है। गबाटो वहाँ नहीं था। कलानी समझ जाती है कि वो गोल्डन वोल्केनो की तरफ गोल्ड लेने गया होगा, क्योंकि उसने कलानी को कॉलेज भेजने का वादा किया था। कलानी अलेक्जेंडर के साथ गबाटो को ढूंढने के लिए जाती है, जबकि हैंक और शॉन पोसाइडन क्लिफ पर आ जाते हैं, पर समुद्र का पानी बहुत बढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें नोटिलस सबमरीन नहीं मिलती। हैंक समझ जाता है कि नोटिलस सबमरीन पानी में 100 फुट नीचे है। वो पॉलीथीन और पाइप की मदद से ऑक्सीजन टैंक बना लेते हैं। दोनों समुद्र के अंदर जाकर सबमरीन ढूंढने लगते हैं। कुछ वक्त में उन्हें नोटिलस सबमरीन मिल जाती है। दोनों सबमरीन का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पर इतने सालों तक पानी में रहने की वजह से गेट अटक गया था। तभी वहाँ एक जायंट इलेक्ट्रिक सील आ जाती है। उसे देखकर हैंक और शॉन काफी डर जाते हैं। दोनों साथ मिलकर गेट खोलकर सबमरीन के अंदर चले जाते हैं। हैंक नोटिलस सबमरीन को चालू करने की कोशिश करता है, पर सबमरीन कुछ सेकंड के लिए चालू होकर बंद हो जाती है। हैंक सबमरीन की बैटरी चेक करता है। वो बताता है कि यह बैटरी 140 साल पुरानी है, जिस वजह से इनकी पावर खत्म हो चुकी है। इन्हें दोबारा चार्ज करने के लिए हमें 1000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम उस जायंट इलेक्ट्रिक सील का यूज करेंगे। ये कहकर हैंक वायर को एक स्पीयर और बैटरी से कनेक्ट कर लेता है। वो इलेक्ट्रिक सील पर हमला करने के लिए सबमरीन से बाहर जाने लगता है। शॉन उसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को खोया है, पर अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके वापस आना होगा। ये बात सुनकर हैंक बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हें सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। भले ही तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो, पर मैंने तुम्हें कभी भी अपने बेटे से कम नहीं समझा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। यह कहकर वो सबमरीन के बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ गबाटो को एक बहुत ही बड़ा गोल्डन स्टोन मिलता है, पर वो उसे अपनी जगह से हिला नहीं पा रहा था। कलानी वहां जाती है। वो गबाटो को समझाकर अपने साथ चलने के लिए कहती है। तीनों पोसाइडन क्लिफ की तरफ बढ़ जाते हैं, मगर रास्ते में अलेक्जेंडर का कंपास खराब हो जाता है। वो कहते हैं कि हमें स्पाइडर का जाल ढूंढना होगा। उनका जाल हमेशा साउथ की तरफ होता है और हमें उसकी दूसरी तरफ नॉर्थ में जाना है। कलानी को एक जायंट स्पाइडर दिख जाती है और उसका जाल देखकर वो नॉर्थ डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ वक्त में वो पोसाइडन क्लिफ पर पहुंच जाते हैं, पर वहां उन्हें हैंक और शॉन नहीं मिलते, जिससे वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तभी आइलैंड की टेक्टोनिक प्लेट हिलने लगती है, जिसकी वजह से आइलैंड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। समुद्र के अंदर हैंक उस स्पीयर को मुंह में घुसा देता है। सील की इलेक्ट्रिक पावर की वजह से नोटिलस सबमरीन चालू हो जाती है। हैंक सबमरीन के अंदर आकर उसे चलाने लगता है। अलेक्जेंडर और उनके साथी एक चट्टान पर खड़े थे, पर वो चट्टान समुद्र में गिर जाती है, जिससे वो सब घबरा जाते हैं। पर हैंक सबमरीन का गेट खोलकर उन्हें अंदर ले लेता है। अचानक उनके सामने दो बड़ी बड़ी चट्टानें
सामने आ जाती है। हैंक सबमरीन में मिसाइल लोड करता है और शॉन उसे लॉन्च कर देता है। मिसाइल के अटैक से दोनों चट्टानें बर्बाद हो जाती हैं और वो सबमरीन लेकर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। कलानी शॉन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहकर उसे किस करती है, जिससे गवाटो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। आज शॉन का बर्थडे था, इसीलिए कलानी उसे मिलने के लिए अमेरिका आती है, जबकि गवाटो ने पलाव में अपनी टूरिस्ट एजेंसी ओपन कर ली थी। लिज शॉन को अलेक्जेंडर का लेटर देती है। शॉन लेटर पढ़ने लगता है, तभी अलेक्जेंडर वहां जाते हैं। उन्हें देखकर शॉन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अलेक्जेंडर शॉन को अर्थ टू दी मून बुक देकर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी फैमिली को लेकर इस ट्रिप पर जाएं। उस बुक को देखकर शॉन खुश हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।